गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो आप लोगों के में जो टॉपिक चल रहा है अब, वो है पोल्ट्री कीपिंग। पोल्ट्री कीपिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कुक्कुट पालन। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कल काफी हद तक स्टडी कर लिया था। आज हम जानने वाले हैं इसके टेक्निक्स के बारे में सॉरी, कि इसकी रियरिंग हम किस तरह से करते हैं। हम अगर हमें पोल्ट्री कीपिंग मतलब कुक्कुट पालन अगर हम करना चाहते हैं तो हम उसे किस वे में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। कुक्कुट पालन करने की तकनीक में सबसे पहला जो आता है वो है सिलेक्शन ऑफ एग, मतलब अंडों का चुनाव। कल भी बताया था कि अगर हमें पोल्ट्री कीपिंग करनी है तो सबसे पहले किस पे ध्यान देना होगा? अपने एग्स पे ध्यान देना होगा कि भाई हम जो एग लेने जा रहे हैं मार्केट से वो हम किस उसके लिए कराएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने एग्स की, तो आपने कल दो टाइप के पढ़े थे। जो फर्स्ट था वो था आपका जिनका कलर कैसा था? भूरे रंग के अंडे व सॉरी सफेद रंग के अंडे। ठीक है, यही तो बताया था कल। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं, जब हम उनका चुनाव करते हैं फाइनल ईयर, तो हम क्या चीज ध्यान देते हैं? जो भूरे रंग के अंडे होते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा चूजे पैदा करते हैं। कंपेयर टू सफेद रंग के अंडों से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एग थे। एक का रंग कैसा था? भूरे रंग था, एक का सफेद था। तो जब हम सेलेक्ट करने जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कौन से वाले करें? भूरे रंग के करें। क्यों? क्योंकि जो भूरे रंग से निकलने वाले जो आपके चूजे होंगे वो आगे चलकर कैसे होंगे? जो ज्यादा से ज्यादा चूजे पैदा करेंगे। हमें वही तो चाहिए था। हम अगर कुक्कुट पालन कर रहे हैं, पोल्ट्री कीपिंग हम कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एग हो, मतलब अंडे ज्यादा से ज्यादा आपके पास मुर्गियां आए या फिर कॉक्स आए। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा इनकी क्वांटिटी चाहते हैं। एक्चुअली संख्या में हम चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा नंबर में आए। ठीक है, तो ज्यादा में नंबर में लेने के लिए अगर हम एग के अंडों का चुनाव करने जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए भूरे रंग के अंडों का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊष्मायन। ऊष्मायन को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक्यूबेशन। मैम अंजलि, इसको जरा साफ करा दो प्लीज, बहुत ज्यादा आंखों में जा रहा है इससे। हाँ भाई, ऊष्मायन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या किया? एग थे हमारे पास, अंडे थे। अंडे में से जो प्रक्रिया होती है वो होती है स्फुटन की। स्फुटन मतलब हैचिंग। और जो हैचिंग की जो प्रोसेस होती है क्लास, वो होती है आफ्टर 21 डेज। मतलब अंडों में से 21 दिनों के बाद क्या निकलते हैं? चिक निकलते हैं। ठीक है, फिर हमें करना क्या होता है? वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं एग की एंड चिक से निकलने वाले। अब हमें क्या करना होता है क्लास? अगर हमारे पास एग है, ठीक है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब हैन एग ले करती है, जब कोई मुर्गी अंडी देती है तो क्या करती है? एक तो घास फूस के ऊपर देती है। घास फूस के ऊपर देने के बाद वो अंडों के ऊपर खुद बैठ जाती है।
है ना, ये प्रोसेस तो सब लोग जानते हैं। तो वहां पे क्या करती है वो जो प्रोसेस होती है वही प्रोसेस कहलाती है ऊष्मायन की। क्यों? अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्यों बैठती है वो उसके ऊपर, अंडों के ऊपर? अंडे पिचक ना जाएंगे? तो अंडे तो खैर नहीं पिचकते हैं, एक्चुअली वो उनको गर्म रखती है, अपने अंडों को थोड़ा सा वो गर्म रखती है, जिससे कि इनमें जो डेवलपमेंट होगा, जो परिवर्धन होगा, वो बहुत अच्छे से हो सके। इसलिए वो क्या करती है, खुद बैठ जाती है ना। लेकिन हम यहाँ पर पाल रहे हैं, कुक्कुट पालन कर रहे हैं हम लोग। हम चाहते हैं, हमारे पास ढेर सारे अंडे हैं, तो क्या हम हर मुर्गी को बिठाएंगे उसके ऊपर? पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं क्लास, यहाँ जो है कहाँ लिखा है मैंने, चलो, ये जो इंक्यूबेशन की जो बात रहती है, ये दो तरह से हो सकती है। एक होगी आपकी नेचुरल, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है। एक तो प्राकृतिक होती है जो अभी आपको लोगों को बताई, जिसमें मुर्गी खुद ब खुद बैठ जाती है, ठीक है। एक होती है आपकी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल से मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है। इसमें हम करते क्या हैं, नेचुरल तरीके से हम ऊष्मायन की प्रक्रिया नहीं कर सकते अंडों के साथ, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उस इंक्यूबेशन को, हम इंक्यूबेशन की प्रक्रिया के लिए, मतलब ऊष्मायन के लिए, हम आर्टिफिशियल वाला तरीका अपनाते हैं। अब इस तरीके को अपनाने के लिए करते क्या है क्लास, इसके लिए एक मशीन आती है, ठीक है। उस मशीन का नाम होता है इंक्यूबेटर चैम्बर। एक मशीन होती है, या तो इंक्यूबेटर मशीन कहें आप, चाहे इंक्यूबेटर चैम्बर कहें, एज यू विश, ठीक। तो अब हम करते क्या है, हम अपने इन एग्स को कहाँ लेके जाएंगे, इंक्यूबेटर चैम्बर में लेकर जाएंगे, ठीक है। जहां पर किसकी प्रोसेस होगी, किसकी प्रक्रिया होगी, वहां पर होगी आपकी ऊष्मायन, ऊष्मायन की प्रक्रिया होगी यहाँ पर। मतलब अब हम इन्हें, जो ये काम यहाँ पर मुर्गी खुद करती थी बैठकर उन पर, उनको गर्म रखती थी, वही चीज हमें उनको यहाँ इस मशीन में देना पड़ेगा। मशीन शायद आप लोगों ने देखी हो, आपके लैब्स में होनी चाहिए, क्योंकि हर कॉलेज में इंक्यूबेटर चैम्बर जरूर रखा जाता है, ठीक है। तो उस चैम्बर में या उस मशीन में हम ले जाकर उन्हें रख देते हैं, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो हम मेंटेन करके चलते हैं। भाई जब प्राकृतिक तौर से वो बैठती थी तो उसका टेम्परेचर, वही टेम्परेचर तो हमें इसमें रखना पड़ेगा अपने चैम्बर में। तो इस चैम्बर का हमें टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है, और जो कि कितना होता है, कुछ 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम रखते हैं, ठीक है। कंप्लीट है। उसके बाद क्या होगा, ये हमने क्या किया था भाई, अपने जो अंडे दिए थे, ठीक है, मुर्गी ने अंडे जो दिए थे उसे हमने कृत्रिम तरीके से इंक्यूबेटर चैम्बर में रखा, वहां पर हमने उनको ऊष्मायन की प्रक्रिया कराई थी, और उसके लिए हमने टेम्परेचर 37 डिग्री टू 38 डिग्री सेल्सियस रखा था। उसके बाद में इस 21 डेज के बाद, 21 दिनों के बाद क्या होगी, उसमें स्फुटन की प्रोसेस होगी। स्फुटन मतलब क्या होता है, अंडों में से चिक निकलेंगे बाहर, यही होगा। फिर अभी चिक जो है, अब हमें इनको पालना है, ठीक है, यही तो मैं करना है। चिक जो होता है उनकी हमें देखभाल करनी है। तो आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इन चिक की देखभाल करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले कुछ टाइम तक तो हम इसको मुर्गियों के साथ ही रहने देते हैं, अगर ऊष्मायन की प्रक्रिया हम इस तरीके से करवा रहे हैं तो भी। लेकिन 36 घंटों के बाद, ठीक है, इन्हें हम मुर्गियों से अलग कर देते हैं, ठीक है, और इन्हें हम दूसरी जगह लेके जाते हैं जहां पर हमारे और भी चिक्स रखे होते हैं। वहां पर लेके जाकर हम इनको क्या करते हैं, इनकी फीडिंग खुद ब खुद कराते हैं। जैसे 3 दिनों का अगर चूजा है आपके पास, 3 दिन का अगर चूजा है, चिक है आपके पास, तो हमें उसको खाने के लिए क्या देना होता है, एक तो दूध, भाई दूध तो जरूरी है, वो भी तो बच्चा ही है एक तरीके से, दूध, ब्रेड, और आप लोगों ने जनरली देखा होगा जो अनाज होते हैं, गेहूं चावल कुछ भी, उसको कूट कर थोड़े छोटे 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 पीसेस जो होते हैं, ये उन्हें खाने में दिया जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये खाना उन्हें कम से कम धीरे धीरे हर 2 घंटे में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अनाज हम हर बार मिला रहे हैं,
या कुछ भी, हम स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा दूध दे देते हैं, थोड़े देर के बाद ब्रेड के कुछ पीसेस दे दिए, उसके बाद दूध में थोड़े से ब्रेड डाल दी और साथ में उनको अनाज इस तरह बिखेर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम उन्हें खाना देते हैं और ये जो खाना देना होता है उन्हें हमें हर 2-2 घंटे पर देना होता है, ठीक है। कैसे देना पड़ता है? हर 2-2 घंटे पे देना पड़ता है। अब जैसे जैसे चिक बड़े होंगे, जैसे जैसे चूजे बड़े होते जाएंगे, हमारा जो टाइमिंग है ये 2-2 घंटे में देने वाला, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब ये है फिर इन्हें हमें 2-2 घंटे पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम उन्हें देते हैं एक दिन में 6 बार खाना, ठीक है। 6 बार खाना देंगे हम बस, वो भी कब? सिर्फ एक दिन में, ज्यादा बार नहीं देते भाई। 2-2 घंटे में देंगे तो यहाँ तो 12 बार हो गया, लेकिन जैसे जैसे ही चिक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें कितना देना पड़ता है? सिर्फ 6 बार इन्हें हम खाना देते हैं। और ये 6 बार खाना हम उन्हें कब देते हैं? ये हम उन्हें देते हैं जब तक कि आपके जो चिक है, जो आपके चूजे हैं, वो 45 दिन के ना हो जाएं, तब तक, ठीक है। तब तक हम उनके खाने में थोड़ा दूध बढ़ा दिया, उनका अनाज थोड़ा ज़्यादा दिया, गेहूं, चावल, ज्वार, ये सब चीज़ें जो उनके में खाने में रहती है, बाजरा वगैरह, वो सब हम उन्हें कैसे प्रोवाइड कराते हैं? थोड़े थोड़े टाइम के बाद देते रहते हैं, ठीक है। 45 दिन तक होने तक उनको हम 6 बार खाना देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं फिर हम। हाँ भाई, अब जैसे ही आपके जो चिक थे, जो चूजे जो थे, वो कितने के हो चुके हैं? 45 दिन के हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके चूजे जो हैं वो 45 दिन के हो चुके हैं, तो अब हम उन्हें खाने में क्या क्या चीज देते हैं? तब हम उनका ये सब चीज तो चलेगा, दूध हट जाएगा, बस ब्रेड, अनाज, अनाज तो उनको हम हमेशा ही देते हैं, ठीक है। और साथ में उन्हें हम देते हैं एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पर देते हैं हम उन्हें क्या क्या? केंचुए व दीमक, ठीक है। हम उन्हें एकांतर क्रम में क्या देते हैं? केंचुए व दीमक भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो इन्हें बहुत प्यार से खाते हैं, भाई उनका पेट भरना चाहिए, साथ में हमसे उनका पेट ही थोड़ा भरना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी देंगे जो वो बहुत प्यार से खाएं। तो केंचुए और दीमक को बहुत अच्छे से खाते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात और, अब हम उनकी देखभाल कर रहे हैं तो क्या सिर्फ खाने तक ही देखभाल रखनी होती है उनकी? नहीं, हमें उन्हें संक्रमण से भी बचाना होता है ना। तो संक्रमण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उनका जो पानी होता है, जो पीने का पानी होता है, ठीक है, उसमें हम मिला के रख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या मिला के रखते हैं हम? पोटेशियम परमैंगनेट हम मिलाकर रख देते हैं। इससे क्या होता है? इसमें होने वाले कुछ ऐसे संक्रमण जो हैं वो उससे उसको हम इजीली बचा सकते हैं, ठीक है। और जहां पर हमने इन चूजों को रखा होता है उनकी हमें क्या करनी चाहिए? सफाई रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर सफाई नहीं रखेंगे तो उनको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर आप लोगों को? आई थिंक तो क्लास, जब आप लोगों को अब पोल्ट्री कीपिंग लगभग खत्म होने पर आया है, ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं हम। अच्छा, ये बताएं पहले तो फाइनल ईयर ये क्लियर है ना? जितना समझाए से पहले मैं रफ कर दूं, क्लियर है ना, या एक बार और रिपीट कर देते हैं भाई? सबसे पहले हम क्या कर रहे थे? हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया थे अपने अंडे, ठीक है। आपने 2 तरह के अंडों के बारे में जानते थे, एक भूरे रंग के, एक सफेद रंग के। आप मार्केट में लेने जाते हैं तो आप किसको प्रीफर करेंगे? आप प्रीफर करेंगे हमेशा भूरे रंग के अंडों को। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके अंडों में से जो चूजे निकलेंगे वो ज्यादा से ज्यादा चूजे पैदा करते हैं, इसीलिए आप हमेशा भूरे रंग के अंडों का चुनाव करेंगे, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं अपने इनकी, मतलब उनका रख रखाव हम किस तरह से करेंगे। तो जिस तरह से अगर जब भी कोई मुर्गी अंडे देती है तो उसके ऊपर खुद बैठकर ऊष्मायन की प्रक्रिया करती है, तो वो प्रक्रिया हमारी नेचुरल कहलाती है। नेचुरल इंक्यूबेशन यानी कि प्राकृतिक ऊष्मायन की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन वो प्रोसेस हम लोग नहीं करवा सकते हैं अपने इस पालन में, है ना, कुक्कुट पालन में प्रोसेस नहीं करवा सकते भाई, कहाँ तक करेंगे हम। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर चैम्बर का। तो आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में हम क्या करते हैं, हम एक चैम्बर यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है आपका, इंक्यूबेटर चैम्बर। उसमें लेके जाके अपने उन अंडों को रख देते हैं, ठीक है। और उसमें रखने के बाद उसका टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद 21 दिनों के बाद उसमें से क्या हो गए, चूजे निकलते हैं। उसमें से चूजे जब निकलेंगे तो हमें क्या करते हैं, 36 घंटे के जब होते हैं, उससे पहले तक तो उनको उनकी मुर्गी के पास ही रखते हैं। लेकिन 36 घंटे के बाद हम उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पर हम उनको फिर खुद को रियरिंग, उनकी देखभाल हमें खुद करनी होती है। और उस देखभाल के लिए हम क्या करते हैं, एक तो उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और साथ में हमें उनका क्या ध्यान रखना पड़ता है, सफाई का, उनको होने वाले संक्रमण से बचाते हैं, और साथ में उन पर जो अटैक करने वाले शत्रु होते हैं उनसे भी हमें उन्हें बचाना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर देखभाल की, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बताया है बाकायदा कि 36 घंटे के जो चूजे हो जाते हैं उसके बाद में हम उन्हें क्या क्या चीज़ देते हैं और कब तक देते हैं, ये हम उन्हें देते हैं हर 2-2 घंटे प्रोवाइड कराते हैं छोटे चूज़ों को। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हम कैसे करेंगे, एक दिन में उनको सिर्फ 6 बारी खाना देंगे, ठीक है। और कब तक देते हैं, जब तक कि वो चूजे 45 दिन के ना हो जाएं। 45 दिन के होने के बाद हम क्या करते हैं, उनके खाने को थोड़ा बढ़ा देते हैं और उनको केंचुए और दीमक भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। संक्रमण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। उनके जहाँ पर हम केजेस जिसमें रखते हैं उनकी बकायदा साफ सफाई की भी हमारी ज़रूरत होती है, ठीक है। क्लियर है, चले अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं इन फाउल में होने वाले कुछ रोग, ठीक है। अब भाई संक्रमण होगा तो इनमें रोग भी होंगे, ठीक है। अगर हम इनमें रोग की बात करते हैं तो सबसे पहला रोग जो है वो है रानीखेत। रानीखेत रोग, ठीक है। इस रोग में क्या होता है, ये जो फाउल होते हैं भाई, हम अपने उनको किस नाम से जानते हैं, फाउल के नाम से भी तो जानते हैं, ठीक है। तो इन फाउल में होने वाला ये बहुत एक जनरल सा एक संक्रमण है, ये बहुत जनरल सी डिसीज है जो इन्हें हो जाती है। जैसे रानीखेत रोग में क्या होता है, इनका जो मुंह होता है वो लगभग हमेशा खुला रहता है फिर, और ये अपने मुंह में से कुछ एक म्यूकस सा स्रावित करते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग अपना मुंह खोलें तो हमारे में सलाइवा निकलता है ना ऑल टाइम, सेम चीज इनके साथ होती है फाउल के साथ। जब उन्हें ये रोग हो जाता है तो वो अपना मुंह बंद नहीं कर पाते हैं और अपने मुंह में से क्या निकालते रहते हैं ऑल टाइम, वो हमेशा एक म्यूकस निकालते रहते हैं, ठीक है। और जो क्या होता है वो उसकी वजह से जो दूसरे फाउल होंगे, जो दूसरे चूजे होंगे या दूसरे आपके हैंडकॉक जो भी हैं, ठीक, उनको भी वो संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ठीक। जो दूसरा आपका रोग है वो है एपोप्लेक्सी। ये एपोप्लेक्सी में क्या होता है फाइनल ईयर, इसमें ये जब आपके जो फाउल होते हैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा खाना खाने की वजह से इनमें कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे पेचिश मतलब डायरिया, ठीक है, पेचिश और आपका अतिसार इत्यादि, ठीक है। इस टाइप के इनको रोग हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें इनका भी
इसको बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? एपोप्लेक्सी। अब इन दो रोगों के बाद एक रोग और आपका बचता है, वो है स्पाइरोकीटोसिस। स्पाइरोकीटोसिस में क्या होता है फाइनल ईयर? ये एक ऐसा रोग है जो टिक्स के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? टिक्स। टिक्स समझते हैं आप? जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा, जो गाय वगैरह जो होती है, भैंस वगैरह, उनमें कुछ जुएं जैसे हो जाते हैं, जिन्हें बीनते हैं, कोए वगैरह भी, है ना? तो उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? टिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये टिक्स जो होती हैं, उनसे इन कुक्कुटों में, मतलब इन फाउल्स में, ये स्पाइरोकीटोसिस रोग होता है। इस रोग में क्या करते हैं, ये टिक्स जो होते हैं, ये रात के टाइम में इनके केजेस में आएंगे और इनका खून चूसते हैं। क्या करते हैं? खून चूसते हैं। अब खून चूसते हैं रात में, दिन में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, दिन में गायब हो जाते हैं, है ना? क्योंकि दिन में तो भाई टिक्स का काम क्या होता है, ये हमेशा रात्रिचर होते हैं आपके टिक्स। तो हमेशा रात्रिचर होने की वजह से रात में निकलते हैं, इनका खून पीते हैं और फिर दिन में गायब हो जाते हैं, अपने आप कहीं अपने जहाँ पर उन्होंने अपने बिल बनाए होते हैं, ये उसमें चले जाते हैं। तो इन टिक्स की वजह से इनमें ये एक संक्रमण रोग होता है, स्पाइरोकीटोसिस। क्लियर है? यहाँ पर आज आपका कुक्कुट पालन, पोल्ट्री कीपिंग फिनिश होता है क्लास। किसी को इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप पूछें, वरना आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका प्रॉन कल्चर। ठीक है, इस प्रॉन के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे। प्रॉन क्या है? आपके संघ आर्थ्रोपोडा का एक सदस्य होता है। ठीक है, जिसका हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अब इन प्रॉन को पालना है। प्रॉन को पालने की विधि क्या कहलाती है? प्रॉन कल्चर, या फिर से हम जनरली जानते हैं प्रॉन फिशिंग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? प्रॉन कल्चर या प्रॉन फिशिंग के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोगों के में कोई भी टर्म आ सकता है एग्जाम में, कभी कभी प्रॉन फिशिंग भी आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में फिश कल्चर भी है, पिस्सी कल्चर के नाम से आपका है। ठीक है, जो आप लोगों को कराया जाएगा सिलेबस में। तो खैर, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसमें पूछा क्या गया है, प्रॉन के बारे में या फिश के बारे में। यहाँ पर प्रॉन के बारे में ही पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रॉन कल्चर को ही हम किस नाम से जानते हैं? प्रॉन फिशिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मालकम सोनी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं आपके प्रॉन कल्चर के बारे में। तो इस प्रॉन कल्चर में
अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो ये इसका फाइलम जो है वो क्या होता है, ऑर्थ्रोपोडा। इसकी क्लास क्रस्टेशिया, ऑर्डर ये ई लिखा है भाई, ऑर्डर डेकापोडा, जीनस पैलिमोन एंड स्पीशीज इज मालकमसोनी। मालकमसोनी होता है ये, ठीक है। दिस इज अ मालकमसोनी। मालकमसोनी में पता है ना मैंने यहाँ पर अंडरलाइन क्यों किया फाइनल ईयर, क्योंकि हमेशा जीनस स्पीशीज में क्या किया जाता है, अंडरलाइन की जाती है, इसीलिए। देखिए ऑर्थ्रोपोड्स के बारे में आप लोग जनरली सब जानते ही हैं कि ऑर्थ्रोपोड में कौन से एनिमल्स आते हैं, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स आते हैं इसमें। क्रस्टेशिया में आपके बहुत सारे क्रैब्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है, जिसमें मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं। साथ में इसमें डेकापोडा, देखिए यहाँ पर ऑर्डर जो है डेकापोडा, नाम से ही पता चल रहा है कितने होंगे इसमें, 10, ठीक है। कितने होंगे इसमें, पोड्स माने लेग, लेग्स कहें चाहे अपेंडेजेस कहें आप, ठीक है। इसमें हम वॉकिंग लेग या प्रीकोट्स वगैरह जो भी आप भाई जानते तो भाई सेकेंड ईयर में बाकायदा आपको पढ़ाया भी जाता है प्रॉन के बारे में, तो 10 लेग्स आते हैं, इसलिए हम इसे ऑर्डर किस में रखते हैं, डेकापोडा में रखते हैं। जीनस इज पैलेमोन एंड स्पीशीज इज मालकमसोनी। चलें, अब हमारा जो मेन पर्पस है वो है प्रॉन कल्चर। अब हम इसमें रियरिंग करने वाले हैं अपने इस प्रॉन की। तो प्रॉन के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉन होता है, ठीक है, ये आप इसकी रियरिंग दोनों उसमें कर सकते हैं। एक तो होता है आपका मैराइन, मतलब समुद्री जल में प्रॉन को पालना, ठीक है। ऐसे प्रॉन जो कहाँ रहते हैं, समुद्री जल पे रहते हैं, ठीक है। एक तो हमें प्रॉन कल्चर इस वे में करना है, और सेकंड जो है वो है आपका एक है आपका फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर। मतलब इसमें जो हमें प्रॉन कल्चर करना है, प्रॉन को पालना है, वो कहाँ करेंगे हम, फ्रेश वाटर में, ताज़े पानी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ताज़े पानी की बात कर लेते हैं। तो ताज़े पानी में अगर हम प्रॉन कल्चर करते हैं फाइनल ईयर, तो अच्छा फाइनल ईयर पहले तो आप प्लीज़ रिजॉइन करें।